Factors affecting the relative amount of keto and enol form in keto-enol tautomer. Which factors affect the keto and enol form in keto-enol tautomerism? There are three factors which affect the position of equilibrium and enol tautomerism. Following factors are three factors will affect keto-enol tautomerism. And tautomerism क्या थी? जिसमें दो आइसोमर्स होते हैं. एक्चुअली आइसोमरिज्म ही है tautomerism, जिसमें मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होता है. वो सिर्फ एक प्रोटॉन की प्लेसमेंट का इनमें फर्क होता है. ठीक है, प्रोटॉन की प्लेसमेंट का और मल्टीपोलीवैलेंट एटम्स के दरमियान ही पॉसिबल है. तो इसकी टाइप्स में हमने टाइप्स में कीटोइनोल इज वेरी फेमस, जिसमें पहला जो आइसोमर्स है वो कीटो ग्रुप रखता है यानी कीटोनिक ग्रुप रखता है, और जो दूसरा आइसोमर्स है वो है इनोल ग्रुप रखता है यानी डबल ई और ओ एच. ठीक है, तो दोनों के दरमियान डायनामिक इक्विलिब्रियम होती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होती है. तो keto-enol form में first factor is the stability of keto and enol form. First factor is which form is a stable. Keto one is a stable or enol one is a stable. जो इनमें से ज्यादा स्टेबल होगी उसकी परसेंटेज मिक्सचर में ज्यादा होगी, यानी उस कंपाउंड के मिक्सचर में कीटो और इनोल की जो परसेंटेज है उनकी स्टेबिलिटी से भी अंदाजा लगाया जा सकता है. The amount of enolic form is almost negligible in acetaldehyde and acetone. एसिटैल्डिहाइड और एसीटोन में ऊपर हमने देखा कि एसिटैल्डिहाइड में और एसीटोन में जो इनोलिक फॉर्म है वो नेग्लिजिबल होती है, सब सारा कीटो फॉर्म प्रोमिनेंट होती है एंड इज डोमिनेंट इज द कीटो फॉर्म. However, if two ketonic group of the compound are separated by methylene group, then enolic form become comparatively more stable by intermolecular hydrogen bonding. For example, एस्टोएस्टिक एस्टर. ठीक है, ये है एस्टिक एस्टर है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5. ठीक है, ये एस्टिक एस्टर है, इसके साथ एस्टो ग्रुप लगा दे तो बन जाता है एस्टोएस्टिक एस्टर. एस्टो ग्रुप होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, ये एस्टो ग्रुप है. तो एक हाइड्रोजन उतार के यहाँ पे एस्टो ग्रुप लगा दिया जाए CH3 C डबल बॉन्ड, तो ये बन जाएगा एस्टोएस्टिक एस्टर. ठीक है, तो इनोलिक फॉर्म इसमें जस्ट 8% है. तो इसकी रीजन क्या है? 8% इनोलिक फॉर्म होने की रीजन है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. ये कीटो फॉर्म है, यानी कि मिथाइल सी डबल और डबल ग्रुप के साथ सी अल्फा कार्बन है और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, यानी कि डबल बॉन्ड के साथ अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है. तो ये कीटो और इनोल फॉर्म दे सकते हैं. पहले तो रिक्वायरमेंट ये थी ना अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है. ये देखें, ये कीटोनिक ग्रुप आ गया और ये पहली कार्बन है, पहली कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, एंड अल्फा कार्बन कंटेन हाइड्रोजन दैट इज कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन. तो ये है एस्टोएस्टिक एस्टर, इथाइल एस्टोएसीटेट इसको बोल सकते हैं, या दूसरा लफ्ज़ों में कहते हैं 1,3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड. ठीक है, 1 2 3 4 1,3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड भी हम इसको कह सकते हैं. 1 2 3 नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे ना, जिधर से ये हिस्ट्री ग्रुप है. 1 पे कार्बोनाइल है, 2 पे अल्फा कार्बन है, 3 पे कार्बोनाइल है, तो 1,3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड है. कीटो फॉर्म 92% है, जबकि नॉन फॉर्म 8% है. उसकी रीजन ये थी, ये कीटो का आइसोमर है, ये इक्विलिब्रियम का साइन आ गया और ये इनोल फॉर्म है. तो क्या होगा कि ये जो कार्बन के साथ अल्फा प्रोटॉन है, ये बॉन्ड जब अल्फा हाइड्रोजन के साथ खत्म हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड जो हाइड्रोजन के साथ इधर है ये खत्म होगा, तो इसके दो हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड के दरमियान दो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो दोनों मिलकर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना देंगे. नया डबल बॉन्ड बन गया ना, ये देखिए अगले इनोल फॉर्म में कार्बन और कार्बन में नया डबल बॉन्ड बन गया. तो हाइड्रोजन इसमें इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, इसलिए हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है. अब ये कार्बन 5 बॉन्ड नहीं रख सकती, दो तो इधर बॉन्ड हो गया, दो इधर, इसलिए ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा. और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसलिए ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगी O नेगेटिव. ठीक है, और ये जिधर प्रोटॉन था वो O नेगेटिव से मिलकर मिल जाएगा OH. ये देखिए OH नया बॉन्ड OH का बन गया. तो ये इनोल फॉर्म होगी, इसमें डबल बॉन्ड भी है और OH ग्रुप है, इसलिए बोलते हैं इनोल फॉर्म. एक्चुअली ये इनोल फॉर्म इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग.
ठीक है। अगर अल्फा कार्बन के साथ ये जो C डबल बॉन्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जो दो एस्टर वाली ऑक्सीजन है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के फील्ड को डोनेट करके हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट कर सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो सकती है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप ये कि डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है, ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है। तो ये हाइड्रोजन यानी कि ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगी एस्टर वाली ऑक्सीजन के साथ, ये देखें। और इस तरह ये जो है ना, ये हाइड्रोजन आप देख सकते हैं कि इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में है। ये जो हाइड्रोजन था OH ग्रुप का हाइड्रोजन, इट इज इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद टू ऑक्सीजन फॉर्म, तो ये शिफ्ट भी हो सकता है। इसलिए इसके दो आइसोमर पॉसिबल होने की वजह से इसकी इनोल की परसेंटेज 8% है। कीटो फॉर्म इज नॉट वेरी स्टेबल, ये 92% है, लेकिन इनोल फॉर्म इज 8% बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि एसिटाल्डिहाइड और आइसोटोन में तो 0% नेग्लिजिबल थी, लेकिन जब इसके साथ ये एसिटेट ग्रुप लग गया, इसमें अनसैचुरेशन का एक ग्रुप और लग गया, साथ CO डबल ग्रुप लग गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में से ये स्टेबल हो गई। नेक्स्ट इज द पेज 49। बट इन एसिटाइल एसीटोन, ये देखिए ये एसीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एसिटाइल ग्रुप लगा दिया गया CH3 से, तो बन गया एसिटाइल एसीटोन। बट इन एसिटाइल एसीटोन, इसको दूसरे IUCP में लिखेंगे 1,3 डाइकीटोन। The amount of enolic form is much higher, 76%, than in S2-ester ester. This is because keto group is much more electron withdrawing in nature than ester group. एसिटाइल एसीटोन में ये कीटो फॉर्म है, ये इसकी इनोल फॉर्म है। इनोल फॉर्म इज आल्सो स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें इनोलिक फॉर्म 76% स्टेबल है, 76% स्टेबल है, जबकि पिछले वाले एग्जांपल में हमने पढ़ा उसमें 8%। इसके रीजन क्या है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, इसमें C डबल बॉन्ड O वाला जो ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग नेचर रखता है ना, और इसको इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल बना रहा है, और ज्यादा स्टेबल होने की वजह से इसकी इनोलिक फॉर्म इज मोर एज कंपेयर टू एस्टर। पिछले में एस्टर था, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है। Sometimes the enolic form is also stabilized by conjugation and the enol content further increases. This factor is in addition of hydrogen bonding. Thus the only form which is exhibited in the phenol is enolic form. ठीक है, अब फिनोल में देखें, ये है साइक्लोहेक्सा, ये है 6 कार्बन है ना, तो साइक्लोहेक्सा बॉन्ड गिनेंगे 1 2 पे बॉन्ड है डबल, 3 4 4 पे बॉन्ड है, लिखेंगे 2 4 डाइईन और 1 पे ऑन। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम है साइक्लोहेक्सा 2,4 डाइईन 1 ऑन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जब ये प्रोटॉन इधर डोनेट होगा ऑक्सीजन के ऊपर, और ये शिफ्टिंग होने की वजह से कीटो और इनोल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कीटो फॉर्म है, इनोल फॉर्म है, लेकिन इनोल फॉर्म फिनोल मोस्टली इनोल फॉर्म में ही रहता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिनोल में सिर्फ इनोलिक फॉर्म होती है, कीटो फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती, और हम स्ट्रक्चर भी फिनोल का ये लिखते हैं, ये वाला नहीं लिखते, बल्कि ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा लिखते हैं, क्योंकि ये 100% इसी फॉर्म होता है। लेकिन मिक्सचर ऑफ में ये दोनों ही मौजूद होती है, ये बहुत माइनर अमाउंट में, नेग्लिजिबल अमाउंट पे। देखें ना, ये ज्यादा रिएक्शन एरो इधर ग्रेटर लेंथी है, इसका मतलब है ये कीटो फॉर्म इनोल फिनोल बन रही है, लेकिन फिनोल जो वापस कीटो फॉर्म में बन रहा है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। ये छोटा एरो शो किया गया है, स्मॉल एरो। Enolic form is aromatic and thus it is stabilized by resonance energy of benzene ring. इसकी रीजन क्या थी कि यहाँ पे ये बेंजीन रिंग नहीं है ना, C डबल बॉन्ड हो है, लेकिन ये पूरा बेंजीन एरोमेटिक रिंग नहीं है, आप देख सकते हैं। लेकिन जब फिनोल में देखते हैं तो OH के साथ एक एरोमेटिक रिंग है, दोनों में डिफरेंस नोट करें ना, इसमें ये एरोमेटिक कंपाउंड है ही नहीं है ये वाला, लेकिन ये वाला कंपाउंड इज एरोमेटिक, ये बेंजीन रिंग एरोमेटिक। और बेंजीन रिंग हमने पढ़ा हुआ था, रेजोनेंस एनर्जी देती है 152 की, हमने वो कैलकुलेट की थी लास्ट लेक्चर में। तो 152 की रेजोनेंस एनर्जी की वजह से इसको और ज्यादा स्टेबल बना रहे हैं ये बेंजीन का रिंग, इस वजह से हम ये फिनोल का स्ट्रक्चर ये लिखते हैं इंस्टेड ऑफ दिस वन, और ये मोर स्टेबल है। सेकंड फैक्टर इज सोलवेंट फैक्टर। कीटो और इनोल फॉर्म की एग्जिस्टेंस सोलवेंट में भी होती है, ठीक है, यानी प्रोटिक पोलर प्रोटिक सोलवेंट्स, ऐसे सोलवेंट जो पोलर है और प्रोटॉन रखते हैं, जिनमें प्रोटॉन होता है, ऐसे सोलवेंट जो प्रोटॉन रखते हैं। कौन कौन से सोलवेंट जो प्रोटॉन रखते हैं, मतलब वाटर है,
वाटर भी प्रोटॉन रखता है और पॉलीप्रोटिक है, एक से ज्यादा प्रोटॉन रखता है। सेम इज अल्कोहल, अल्कोहल में भी OH ग्रुप होता है, वो भी प्रोटॉन देती है। एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड H, तो इसमें भी OH ग्रुप होता है, ये भी प्रोटॉन देती है। तो दीज आर पोलर सोलवेंट है, वाटर, एथन, अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड which form hydrogen bond with carbonyl group of keto form decreases the enol content। कीटो फॉर्म में C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, इसके और ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर होते हैं। तो ये जो लॉन पेयर है कैन इजीली फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द पॉलीप्रोटिक सॉल्वेंट। तो इस वजह से कीटो फॉर्म पॉलीप्रोटिक सॉल्वेंट में ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का बॉन्डिंग की वजह से कीटो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि इनोल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम देती है। ऑन द अदर हैंड ए नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, ऐसे नॉन पोलर हैं और एप्रोटिक है जिनमें प्रोटॉन नहीं होता, ऐसे सॉल्वेंट जो विदाउट प्रोटॉन होते हैं, जो प्रोटॉन नहीं देते या नॉन पोलर होते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन है, बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है लेकिन इट्स नॉन पोलर, वेरी लेस पोलर एंड डजंट डोनेट प्रोटॉन, इट इज अ एप्रोटिक। हेक्सेन है, 6 कार्बन हैं, 6 कार्बन सीधी लाइन में लगी हैं तो हेक्सेन कहते हैं। तो हेक्सेन में भी CH का बाउंड होता है लेकिन वो इट इज अ नॉन आयोनाइजेबल। तो ऐसे सॉल्वेंट्स जो नॉन एप्रोटिक होते हैं, एप्रोटिक में इवन इन द एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट्स दे अकर इंक्रीज इनोल कंटेंट ज्यादा होता है, यानी कि एप्रोटिक सॉल्वेंट में इनोल कंटेंट ज्यादा होता है और प्रोटिक सॉल्वेंट्स में कीटोनिक ग्रुप ज्यादा होता है, कीटोनिक कंटेंट ज्यादा होता है, क्योंकि इसके एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। एग्जांपल है द इनोलिक कंटेंट ऑफ एस्टोएस्टिक एसिड इज अबाउट 0.4% इन वाटर एंड 7%। इनोलिक कंटेंट का वाटर में वो 0.4% है, लेकिन जैसे कि इसको मेथनॉल में इसका 7% और हेक्सेन में 46% है। हेक्सेन है 46%, ये हेक्सेन में 46% क्यों है? ठीक है, इनोल कंटेंट, इनोल वाला पार्ट 746 है लेकिन वाटर में 0.4 है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो इनोलिक कंटेंट है मोर स्टेबलाइज्ड इन एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, तो हेक्सेन एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में 46% है। सिमिलरली इनोल ऑफ एसिटाइल एसीटोन इज 76% इन एथेनॉल बट इट इज 92% इन हेक्सेन। एसिटाइल एसीटोन की बात करते हैं तो एथेनॉल में ये 76% है, ठीक है, लेकिन हेक्सेन के अंदर इसका कंटेंट है 92%। अगर सोलवेंट एथेनॉल यूज करें तो 76% मिक्सचर में ही होता है इनोल कंटेंट, लेकिन अगर सोलवेंट हेक्सेन यूज करें तो 92% है, क्योंकि इनोलिक फॉर्म इज मोर स्टेबल इन नॉन पोलर सोलवेंट्स, एप्रोटिक सोलवेंट्स। तो सोलवेंट का इफेक्ट है। थर्ड वन इफेक्ट इज द स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक होता है जो स्पेस में ऑपरेट करता है ना, 3 डायमेंशनल स्पेस में। तो एनोल कंटेंट ऑफ अल्फा मिथाइल एसीटोन, अल्फा मिथाइल एसिटाइल एसीटोन, ये ना अल्फा पे मिथाइल ग्रुप है और ये एसिटाइल ग्रुप है और एसीटोन है, यानी एक्चुअली एसीटोन देखें ना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन उतार के ये यहाँ पे लगाया गया है मिथाइल ग्रुप, ये है एसिटाइल एसीटोन। अल्फा का जब वर्ड आएगा तो ये एसिटाइल ग्रुप की ये पहली कार्बन है ना, ठीक है। तो एसिटाइल ग्रुप जो फर्स्ट कार्बन है ये वाली, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा देंगे तो बन जाएगा अल्फा मिथाइल एसिटाइल, यानी कि ये ग्रुप है ना अल्फा मिथाइल एसिटाइल, ये देखिए ना इसमें अल्फा मिथाइल एसिटाइल ग्रुप बना हुआ है, ये एसिटाइल अल्फा मिथाइल एसिटाइल एसीटोन है। तो 44% in gas phase is much lower than that of acetyl acid, 92% in gas phase। तो आप देख सकते हैं एसिटाइल एसीटोन और एसिटाइल एसीटोन का गैस फेस में है, गैस फेस में अंदर अल्फा 44% इन गैस, मच लोअर देन दैट ऑफ द एसिटाइल एसीटोन 92% इन, क्योंकि इसमें एसिटाइल एसीटोन है, ये अल्फा मिथाइल एसीटोन है, ठीक है। तो ये स्टेरिक इफेक्ट आ गया ना, CH3 ग्रुप का इफेक्ट है। देखिए तो एसिटाइल एसीटोन का गैस में 92% जो है ना इसका वो जो इनोलिक जो है ना कीटोनिक कंटेंट आ जाता है, तो स्टेरिक इफेक्ट इज आल्सो प्रेजेंट। इस तरह एक ये एग्जांपल में देखें, ये थे एसिटाइल एसीटोन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, 92% है। ये अल्फा मिथाइल, यानी कि जो एसीटोन की कार्बन जो एसिटाइल लगा है उसके साथ एक CH3 भी लगा है, इसलिए अल्फा मिथाइल एसिटाइल एसीटोन है, ठीक है।
तो इस केस में आप देख सकते हैं कि इसका 44% है, एसिटाइल एसीटोन 92% है। ये देखिए एसिटाइल एसीटोन 92% है, ठीक है। लेकिन जब अल्फा पे सिर्फ क्या इजाफा हुआ है, सिर्फ अल्फा पे CH3 का ग्रुप लगा है, तो ये 44% होता है गैस में। ये क्यों कम हुआ है? ड्यू टू द स्टेरिक इफेक्ट, ठीक है, ड्यू टू द स्टेरिक हेंड्रेट्स इफेक्ट। Although both the enols are stabilized by hydrogen bonding, the enol form of alpha-methyl acetone is destabilized by greater internal strain due to the presence of alpha-methyl group. तो ये अल्फा मिथाइल ग्रुप के होने की वजह से ये स्ट्रेन फील करता है, ठीक है। तो खुद अंदर से ब्रेक हो रहा है, अंदर से स्ट्रेन उसको आ रही है, ठीक है, ब्रेक की कुव्वत है इनसाइड, तो अंदर स्ट्रेन की वजह से तो इसका जो है ये कंटेंट डिक्रीज हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइटोमरिज्म, नंबर 1 है tautomerism. It is also known as the ketanotrophy. Is caused by oscillation of hydrogen atom between two polyvalent atoms present in the molecule. The change is accompanied by the necessary arrangement of single and double bond. ठीक है, पहली तो बात यह है कि टैटोमरिज्म में सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड की आइसोलेशन होती है बिटवीन दो एटम्स के दरमियान, यानी एक एटम से शिफ्ट होकर वो दूसरे एटम के साथ चला जाता है, ठीक है। पहले पॉलीवेलेंट एटम से उतर के दूसरे पॉलीवेलेंट एटम के पास चला जाता है, तो दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस होता है, पहली तो ये है। और ये चेंज होती है वो सिंगल और डबल बॉन्ड के अरेंजमेंट से होती है, यानी पहले सिंगल बॉन्ड होता है, जब हाइड्रोजन तो जाता है तो वहां पे डबल बॉन्ड आ जाता है, जिसने हमने ऊपर टैटोमरिज्म के स्ट्रक्चर देखे कीटो और इनोल के। दूसरा है इट इज अ रिवर्सिबल इंटरमॉलिक्यूलर चेंज, इंट्रामॉलिक्यूलर चेंज, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, एक साइड का रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये टैटोमरिज्म रूट का दूसरा बन गया नहीं, बल्कि ये बैक रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड भी रिएक्शन हो रहा है और बैक भी रिएक्शन हो रहा है, दोनों साइडों पे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, रिवर्सिबल है। इंट्रा मॉलिक्यूल चेंज, एक मॉलिक्यूल के अंदर, इंट्रा होते हैं जो एक ही अपने मॉलिक्यूल के अंदर ही हो, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो चेंज होती है उसको इंट्रा मॉलिक्यूलर कहते हैं। तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर चेंज है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन शिफ्ट होता है ना, तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर चेंज है। थर्ड इज द टैटोमरिज्म फॉर्म रिमेन्स इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है, यानी कि जितना फॉरवर्ड रिएक्शन बनेगा उतना ही बैक में बैकवर्ड रिएक्शन चलेगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम। Hence their separation is very difficult, little bit difficult, okay, their separation is a difficult, क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम है, जितना अगर एक साइड से रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है इतना ही रिएक्शन बैकवर्ड भी जा रहा है। Although their separation can be done by special method, yet they form a separate series of stable derivatives. Number 4 है the two tautomeric forms differ in their stability, ठीक है, तो दोनों में स्टेबिलिटी का फर्क होता है, कीटो फॉर्म की ज्यादा स्टेबिलिटी और इनोल फॉर्म की ज्यादा स्टेबिलिटी है, और इसके ऊपर मुख्तलिफ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, ऊपर 3 फैक्टर हम जो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये हर फॉर्म, कीटो और इनोल फॉर्म है, ये टैटोमरिज्म के जो आइसोमर्स हैं ये स्टेबिलिटी अपनी अपनी रखते हैं, ठीक है। द लेस स्टेबल फॉर्म इज द लिबाइल फॉर्म, जो ज्यादा लेस स्टेबल होगी वो लिबाइल होगी, ठीक है। The relative portion of two form varies from compound to compound and also from temperature, solvent. The change of one form into another is also catalyzed by acid or base, ठीक है। एसिड और बेस की मौजूदगी में भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म बदली जा सकती है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कीटो की, एक तो प्रोटॉन की शिफ्ट के बारे में है, ठीक है, दूसरी उनकी रिवर्सिबल इंट्रामॉलिक्यूलर चेंज का बताया गया, तीसरा बताया गया कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, और फोर्थ बताया गया कि ये स्टेबिलिटी होती है, हर आइसोमर की अपनी अपनी स्टेबिलिटी होती है और वो मुख्तलिफ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो डिफरेंस बिटवीन टैटोमरिज्म एंड रेजोनेंस, तो वेरी सिंपल, दिस इज अ जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चन वी कैन से, टैटोमरिज्म आइसोमरिज्म है, जबकि रेजोनेंस आइसोमरिज्म नहीं बल्कि वो तो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक के डिस्प्लेसमेंट का फिनोमेना है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। टैटोमरिज्म सबसे पहला डिफरेंस डेफिनेशन में है, टैटोमरिज्म की डेफिनेशन ये है, टैटोमरिज्म्स are definite compounds and can be separated and characterized by a stable method, but resonance structure cannot be separated as they are imaginary structure of same compound। पहला तो डिफरेंस ये है कि टैटोमर स्ट्रक्चर्स को सेपरेट किया जा सकता है, टैटोमर स्ट्रक्चर को सेपरेट किया जाता है क्योंकि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, टैटोमेरिक स्ट्रक्चर जो आइसोमर को सेपरेट किया जाता है, लेकिन रेजोनेंस स्ट्रक्चर को सेपरेट नहीं किया जाता, क्योंकि रेजोनेंस के तो हमने पहले लेक्चर में ही पढ़ा था कि रेजोनेंस जो होता है वो एक कंपाउंड के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है,
और ये कंसीडर किया जाता है कि जो असल कंपाउंड है ना, जिसको रेजोनेंस हैब्राइड हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो हमने ड्रॉ किए हैं ना, ये स्ट्रक्चर का सम ऑफ असल स्ट्रक्चर है। इस इन सब की प्रॉपर्टी असल स्ट्रक्चर में मौजूद है। तो असल स्ट्रक्चर तो हाइपोथेटिकल है ना, हमने इमेजिनरी सपोज किया, ख्याली तौर पे सपोज किया, तो रियल में तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है वो स्ट्रक्चर सारे जो हम ड्रॉ करते हैं। तो इसलिए टैटोमरिज्म, लेकिन टैटोमरिज्म तो आइसोमर है, वो सेपरेट हो किए जा सकते हैं टैटोमरिज्म वाले, लेकिन रेजोनेंस वाले जो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं वो तो इमेजिनरी होते हैं, वो सेपरेट तो नहीं हो सकते ना। नंबर 2, Atomism involves the migration of mobile hydrogen atom between two polyvalent atoms present in the molecule. Thus, atomers differ from each other in a change in position of atoms. On the other hand, resonance structure have identical atomic arrangement. They involve only a change in position of pi electron and shared electrons. ठीक है, तो एटोमरिज्म में क्या होता है कि प्रोटॉन जो है एक एटम एक पहले एटम से उतर के दूसरे एटम के साथ जा सकता है। ऐसे ही है ना, फिर ही डिफरेंस आता है समर्स का, यानी एक जो प्रोटॉन है या एक हाइड्रोजन एटम है वो पहले कार्बन से उतर के वो ऑक्सीजन के साथ जाके लगता है। ठीक है, तो इसमें एटम की शिफ्टिंग है, एटोमरिज्म में एटम शिफ्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन रेजोनेंस में एटम सारे के सारे स्ट्रक्चर में एटम वहीं के वहीं रहते हैं जितने भी हम ड्रॉ करते हैं रेजोनेंस में, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो ये भी बिग डिफरेंस है, कोई एटम मूव नहीं करता रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, एटम सारे अपने प्लेस पे रहते हैं जैसे थे, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन जो कॉन्जुगेशन दे रहे हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर में। नंबर 3, एटोमरिज्म को ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है और हम इसको डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। देखें डबल एरो होता है, यानी ये इस साइड वाला शो कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन और ये दूसरा एरो रिप्रेजेंट कर रहा है बैकवर्ड रिएक्शन। लेकिन जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह के एरो के शेप के साथ। तो दोनों में डिफरेंस है जो कि इंटरमीडिएट को शो कर रहा है ना, यानी कि कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर को हम इस तरह के एरो से रिप्रेजेंट करते हैं रेजोनेंस वाले, लेकिन जो डायटोमरिज्म्स के जो आइसोमर्स होते हैं उनको हम इस तरह के एरो से सेपरेट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं दोनों। Two tautomers have different functional group but various resonating structure have the same function. टैटोमर्स में फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो जाता है ना, यानी कि पहले कीटोन ग्रुप था, बाद में वो अल्कीन और अल्कोहल में बदल गया प्रोटॉन शिफ्ट होने के बाद, लेकिन रेजोनेंस में फंक्शनल ग्रुप वही रहता है, फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंजिंग नहीं आती, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंजिंग नहीं आती। Atomism has no effect on bond length, while resonance is combined by increase in the bond length of double bond and decrease of single bond length। ठीक है, डायटोमरिज्म का बॉन्ड लेंथ के ऊपर कोई इफेक्ट है ही नहीं क्योंकि ये तो आइसोमर होते हैं ना, बॉन्ड लेंथ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन रेजोनेंस का बॉन्ड लेंथ के ऊपर इफेक्ट होता है, बॉन्ड एनर्जी के ऊपर इफेक्ट होता है। ठीक है, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था एसिडिटी के ऊपर इफेक्ट करती है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने इतने डिस्कस किए कि किसी कंपाउंड का डबल जो करैक्टर है वो सिंगल में बदल जाता है, यानी डबल बॉन्ड होता है लेकिन उसकी बॉन्ड लेंथ कम होकर सिंगल और डबल के दरमियान हो जाती है क्योंकि तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड की लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, लेकिन एटोमरिज्म का बॉन्ड लेंथ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। Atomism has no contribution in stabilizing the molecule and does not lower its energy, but resonance lowers the internal energy and thus give rise to extra stability to molecule। कंट्रीब्यूशन का स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल के ऊपर कोई ताल्लुक नहीं है, मॉलिक्यूल स्टेबल है अनस्टेबल है, एटोमिज्म हैज नो इफेक्ट, लेकिन रेजोनेंस का स्टेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट होता है, रेजोनेंस का स्टेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट होता है। हमने देखा, हम रेजोनेंस में रूल्स में पढ़ा था कि हम सिर्फ जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं रूल के मुताबिक जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं उनमें से जो इक्वल कंट्रीब्यूशन वाले होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं, ठीक है, जिनकी इक्वल सी वैल्यूज होती हैं, और जिनकी बॉन्ड लेंथ या फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो थोड़ी सी डिफर करती हैं वो लेस सिग्निफिकेंट होती हैं। तो जो ज्यादा स्टेबल इसमें यानी कि रेजोनेंस जो है वो स्टेबिलिटी के ऊपर अफेक्ट करता है। लास्ट पॉइंट है नंबर 7, Atomism may occur in planar and non-planar molecule, while resonance occur only in the planar molecule। तो ये भी बिग डिफरेंस है, डायटोमरिज्म जो है वो प्लेनर मॉलिक्यूल, डायटोमरिज्म का जरूरी नहीं कि मॉलिक्यूल का प्लेनर हो, जरूरी है, ठीक है, नॉन प्लेनर में भी डायटोमरिज्म होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन की शिफ्ट है ना, एक एटम से उतर के हाइड्रोजन में उतरना है, एटम में उतरना है और दूसरे एटम पॉलीवैलेंट के साथ जाके लग जाना है, नीचे डबल बॉन्ड और OH ग्रुप बन जाना है, तो ये है कॉन्टैक्ट। लेकिन रेजोनेंस में मॉलिक्यूल का प्लेनर होना जरूरी है,
हमने रेजोनेंस के में बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े थे जिसमें मॉलिक्यूल प्लेन नहीं था, एक प्लेन में नहीं थे, जिसकी वजह से एक पाई ऑर्बिटल दूसरे पाई ऑर्बिटल के पैरेलल नहीं था, बल्कि वो थोड़ा सा उससे हट के था। तो इस वजह से वो रेजोनेंस उसमें पॉसिबल ही नहीं थी, उसमें रेजोनेंस नहीं हुई, उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई। हमने एक बहुत सी एग्जांपल्स लास्ट में पढ़ी हैं। तो रेजोनेंस के लिए मॉलिक्यूल का प्लेनर होना जरूरी है, प्लेनर होगा तो उनमें आपस में पाई बॉन्ड डीलोकलाइजेशन होगी ना। ठीक है, पहली कार्बन है, दूसरी है, तीसरी है, 4 है, तो जितनी 4 कार्बन के ऊपर सबके ऊपर पाई ऑर्बिटल एक पाई मौजूद है, तो तभी वो डीलोकलाइज होंगे जब वो एक प्लेन में होंगे, चारों पाई ऑर्बिटल फिर मिलेंगे। अगर वो एक पाई ऑर्बिटल जो है दूसरे के परपेंडिकुलर है, दूसरा उसके है, तो फिर डीलोकलाइजेशन नहीं होगी और रेजोनेंस भी पॉसिबल है। Next topic is the hyperconjugation or no bond resonance. Hyperconjugation and no bond resonance. As discussed earlier in the study of inductive effect, we have observed that the alkyl group has positive inductive effect. Moreover, the order of positive effect of different alkyl groups are as follow. हमने इंडक्टिव इफेक्ट जब पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि एक परमानेंट डाइपोल होता है, वो तो दूसरे बॉन्ड होते हैं उनमें भी जो है ना डाइपोल क्रिएट कर देता है। मॉलिक्यूल के अंदर एक परमानेंट डाइपोल होता है, पोलर पोलर बॉन्ड होता है, लेकिन वो तो दूसरे सिग्मा बॉन्ड होते हैं उनको भी पोलराइज कर देते हैं। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट था, सिग्मा बॉन्ड के अंदर ये ऑपरेट करता है। जिस तरह कार्बन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड है, तो कार्बन सिग्मा जो है क्लोरीन मार्शल नेगेटिव हो गया और कार्बन मार्शल पॉजिटिव हो गया, तो जो कार्बन इस कार्बन से अगली कार्बन अटैच है वो भी पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगी, उससे अगली कार्बन जो वो भी पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये Cl बॉन्ड की वजह से बाकी सारी कार्बनों में जो है ना ये पोलराइजेशन होगी। तो ये इंडक्टिव है, ये सिग्मा सिग्मा के अंदर ऑपरेट करते हैं। तो और हमने ये भी देखा कि अल्काइल ग्रुप पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इसकी दो टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। पॉजिटिव तब होता है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो, और नेगेटिव तब होता है जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो। ठीक है, तो आप इसमें ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इसलिए देता है इसमें, और ऑर्डर इनका ये था अल्काइल ग्रुप में, इनका ऑर्डर ये है कि CH3 का सबसे कम डोनेशन इफेक्ट होता है। ये देखो पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेशन थ्रू सिग्मा बॉन्ड, तो CH3 का कम है, इथाइल ग्रुप का उससे ज्यादा है। अगर एक ही कार्बन के साथ दो इथाइल ग्रुप, ये CH2 का मतलब है ये दो 2CH3 ग्रुप एक ही कार्बन से अटैच है, ठीक है, तो ये सेकेंडरी कार्बन है ना, दिस इज अ प्राइमरी, दिस इज द सेकेंडरी, तो सेकेंडरी का ज्यादा है, और एक ही कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, ब्रैकेट में इसलिए लिखा है ये तीनों जो है इसी कार्बन से अटैच है, तो ये टर्शरी है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, टर्शरी का इफेक्ट डोनेशन का सबसे ज्यादा है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। बट व्हेन अल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड विद एन अनशेयर्ड एटम सच एज विनाइल, दिस इज अ विनाइल ग्रुप, the order of inductive effects simply get reversed, and this anomaly is explained by on the basis of hyperconjugation. This is developed by Baker and Nathan. It is also called Baker-Nathan effect. तो इस इफेक्ट को हम जो एनोमलीज को स्टडी करते हैं कि अगर CH ये ग्रुप अटैच किया जाए तो ये इफेक्ट इसके उल्ट हो जाता है। बेसिकली तो इलेकाइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट ये है, ये प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी फिर टर्शरी का सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अगर इसके साथ अनसैचुरेशन ग्रुप अटैच कर दिया जाए तो ये इफेक्ट उल्ट हो जाता है, यानी कि ये जो साइन है ना ये उल्टा हो जाएगा। इसकी क्या वजह है, ये हम हाइपर कॉन्जुगेशन से बताएंगे। आप देख सकते हैं इधर ये CH3 है, इसके साथ CH2 CH लगा दिया गया, तो ये इफेक्टर क्यों, ये इफेक्ट उल्ट होता है, इसकी ये वजह है कि जब ये कार्बन और कार्बन का बॉन्ड खत्म, लेट्स सपोज दैट इट्स बॉन्ड इज बिटवीन, है भी और नहीं भी है, यानी कि ये बॉन्ड जो है फर्ज किया है ही नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन का कंसीडर कर रहे हैं, ये है ही नहीं है, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये इधर आ गए, ठीक है, और ये वाले दो इलेक्ट्रॉन जो थे ये कार्बन के ऊपर जाके माइनस चार्ज क्रिएट कर दिए, क्योंकि इधर हाइड्रोजन को प्लस क्रिएट हुआ है ना, तो इतना ही माइनस भी इधर क्रिएट होगा, ये माइनस बनेगा फिर यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर 2 में, ठीक है। स्ट्रक्चर 3 में आप देख सकते हैं ये पहला हाइड्रोजन था, इसके साथ दूसरे हाइड्रोजन के साथ ये दूसरे हाइड्रोजन इसको बॉन्ड डोनेट करेगा और ये इधर नेगेटिव आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर 2। ये तीसरे हाइड्रोजन के साथ ये स्ट्रक्चर 4 बना हुआ है, है ना, ठीक है, स्ट्रक्चर 2 3 4, ये पहले हाइड्रोजन के साथ 2, दूसरे हाइड्रोजन के साथ 3 और तीसरे हाइड्रोजन के साथ स्ट्रक्चर 4 बन रहा है।
तो आप इसमें देख सकते हैं इन द above example show that there is no bond between alpha carbon atom and one of the hydrogen atom। तो इस केस में हमने स्ट्रक्चर 2, 3, 4 में देखे ना, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन के दरमियान नो बॉन्ड है, यानी ऐसा बॉन्ड जिसमें 0% करेक्टर है या समथिंग इज अ करेक्टर, नो बाउंड रेजोनेंस है ना, कोई बाउंड नहीं है। फॉर दिस रीजन द हाइपर कॉन्जुगेशन इज आल्सो कॉल्ड नो बाउंड रेजोनेंस। ठीक है, इस वजह से हम हाइपर कॉन्जुगेशन को कहते हैं नो बाउंड रेजोनेंस। तो ये कोई बाउंड नहीं है कि बाउंड फर्ज किया हमने खत्म हो गया और इसके इलेक्ट्रॉन आगे चले गए, तो इसलिए इसको बोलते हैं नो बाउंड रेजोनेंस। नो हाइपर कॉन्जुगेशन ड्यू टू CH group is expected to be more due to the this group। CH2 group has only 2 hydrogen atom attached to alpha carbon atom directly linked to double bond। इसी तरह अगर इथाइल ग्रुप लगाया जाए और इसके साथ एक ग्रुप लगा दिया जाए तो फिर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हम इसके दो स्ट्रक्चर निकाल सकेंगे, एक और एक, दो। इथाइल के तीन जो है ना 4 स्ट्रक्चर बने रेजोनेंस स्ट्रक्चर, लेकिन इथाइल के साथ हम 3 स्ट्रक्चर ही कट करेंगे। वी गॉट ओनली 2 स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर विद इथाइल, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन पहली कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन ही 2 है। ठीक है, इसी तरह हम जब टर्शरी अल्कोहल CH3 ये ग्रुप को अटैच करेंगे, ठीक है, सेकेंडरी कार्बन को, तो वो इसके साथ एक ही हाइड्रोजन है तो हम इसके साथ एक ही कंट्रीब्यूशन, 2 कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर गेट करेंगे। और ये वाला जो है इसके साथ हम सिर्फ एक ही अपना ही स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर होगा अगर ये CH3 ग्रुप के साथ अटैच किया जाए। तो ये नो बॉन्ड रेजोनेंस के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स हैं। और हम देख सकते हैं कि CH3 से अटैच किया जाए तो जिसके कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे रेजोनेंस के रूल के मुताबिक, जो जिसके कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसका कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर है कोई भी नहीं है, ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर 2 है, इसका एक कहते हैं, इसके 2 हैं, इसके कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर 3 है और मिथाइल के ग्रुप के कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर 4 है। तो इसका मतलब है अब ये वाला ज्यादा स्टेबल है मिथाइल ग्रुप वाला, अगर ये सी इस ग्रुप से अटैच है। तो ये फैक्टर जो है ओनली एक्सप्लेन व्हेन दिस इज अ, ये नो बाउंड रेजोनेंस की वजह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो मिथाइल ग्रुप सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ, इथाइल उससे कम स्टेबल हुआ, सेकेंडरी वाला उससे कम हुआ और टर्शरी वाला सबसे कम हुआ। तो ये ऑर्डर रिवर्स हो गया ना, जो हमने ऊपर सीक्वेंस पढ़ी थी, ये इसके उल्ट हो गया जब ये इससे अटैच किया गया, क्योंकि कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर्स की वजह से। इसको बोलते हैं नो बाउंड रेजोनेंस। The concept of hyperconjugation is quite useful in explaining the bond length and various values of dipole moment, relative stability, and number of species such as alkyl, free radical, carbocation, and alkanes। तो इसकी बहुत सी एप्लीकेशन है। सबसे पहली एप्लीकेशन है कि बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन करती है। बॉन्ड लेंथ जस्ट लाइक कंजुगेशन एंड रेजोनेंस, जिस तरह कंजुगेशन में हमने बॉन्ड लेंथ एक्सप्लेन किया, रेजोनेंस में भी बॉन्ड लेंथ एक्सप्लेन किया, इस तरह हाइपर कंजुगेशन नो बॉन्ड रेजोनेंस दूसरे लफ्जों में कहते हैं। आल्सो अफेक्ट द बॉन्ड लेंथ इन द मॉलिक्यूल्स। देखिए ये क्या है, मॉलिक्यूल है, ये फाइल के साथ फिनाइल ग्रुप लगा है। ड्यू टू स्ट्रक्चर जब 1, 2, 3 ऊपर हमने कंजुगेशन स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे, 4 स्ट्रक्चर ये सेम है, एक स्ट्रक्चर इसमें ये ड्रॉ करके दिखाया है। तो आप देख सकते हैं कि पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन और कार्बन के जो बॉन्ड लेंथ है ना वो है 146 पिकोमीटर, 146 पिकोमीटर, जो बॉन्ड लेंथ है ना सिंगल कार्बन कार्बन नॉर्मल जो बॉन्ड लेंथ हमने लास्ट में स्टडी की थी 156 है, 156 है। तो 156 से 146 है, ये कम क्यों है? ये कम इसलिए है ना, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखेंगे, कार्बन और इसके अंदर डबल बॉन्ड भी है ना, अगले स्ट्रक्चर में देखें डबल बॉन्ड है, यानी इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल और डबल बॉन्ड के दरमियान आएगी। तो सिंगल बॉन्ड के नॉर्मल की थी 156 और डबल बॉन्ड की थी वहाँ 134, 134 और 156 के दरमियान आई, देख ली 146। ठीक है, इस तरह ये वाली बॉन्ड लेंथ देखें ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड था और दूसरे स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड हो गया, तो ये इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो डबल और सिंगल के दरमियान आएगी, डबल और सिंगल के। तो देख लें इसकी बॉन्ड लेंथ भी 134 से ज्यादा 135 है, डबल और सिंगल के दरमियान है, 156 और 134 के दरमियान आ रही है। डाइपोल मोमेंट, हाइपर कॉन्जुगेशन डाइपोल मोमेंट भी एक्सप्लेन करती है, यानी कि डाइपोल मोमेंट क्या होती है, जितना डाइपोल ज्यादा होगा उतनी उसकी डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होती है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, हर बॉन्ड की अलग अलग निकाल के फिर जमा करते हैं, फिर मॉलिक्यूल की निकलती है। ठीक है,
तो डायपोल मोमेंट जितने ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये देखें ये एक मॉलिक्यूल है एसिटाल्डिहाइड है। एसिटाल्डिहाइड की डायपोल मोमेंट 2.27 डिबाई है, इसकी डिबाई यूनिट में मेजर करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन ये पहली कार्बन इसके साथ अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। तो ये पहला 3 किस्म के स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, 1 2 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर देगी, तीसरे एक स्ट्रक्चर इधर दिखाया गया है, तो इस तरह बाकी स्ट्रक्चर भी 2 इसी तरह के होंगे। तो आप देख सकते हैं कि कॉन्जुगेशन जब ये हाइपर कॉन्जुगेशन जो स्ट्रक्चर है इसमें चार्ज की सेपरेशन होगी है ना, इधर तो इतनी चार्ज की सेपरेशन नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे चार्ज की सेपरेशन है। तो चार्ज की सेपरेशन के होने की वजह से इसकी डायपोल मोमेंट 2.72 के बराबर है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन आल्सो एक्सप्लेन द डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, डायपोल मोमेंट पे एक्सप्लेन करते हैं। तो दिस इंक्रीज इन डायपोल मोमेंट इज ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। तीसरा है CH3 इन टोलिन इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। CH3 कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, या आर्थो में या पैरा में, ये एक्सप्लेन करती है हाइपर कॉन्जुगेशन। नो बॉन्ड रेजोनेंस, फर्स्ट किया और कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड खत्म हो गया, ठीक है, नो बॉन्ड देयर कार्बन हाइड्रोजन, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, तो ये वाली कार्बन पे 5 बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये बॉन्ड खत्म करना होगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन पे चले गए, ये माइनस में होगा, ठीक है, माइनस, और इसमें इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दे दिया तो प्लस में आ गया, तो अगर माइनस लिखेंगे तो इधर प्लस लिखेंगे। तो अगले स्ट्रक्चर में ये कार्बन जो है अगले इलेक्ट्रॉन अगली कार्बन को देगी, इस वाली ये वाली जो कार्बन है इसके समय डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये 5 ये वाली कार्बन है 5 बॉन्ड नहीं रह सकती, इस वजह से ये जो पाई बॉन्ड था ये इलेक्ट्रॉन अगली कार्बन को शिफ्ट हो जाएंगे, ये नंबर 3 में देख सकते हैं। नंबर 3 में ये वाली कार्बन अब अगली कार्बन से डबल बॉन्ड क्रिएट करेगी और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे, इस तरह ये 5 स्ट्रक्चर पॉसिबल। तो देखें हाइपर कॉन्जुगेशन, देखें ना कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो है ये कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, एक आर्थो पे और दूसरा कहाँ पे, मेटा पे, पैरा पे। आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन को डोनेट कर रहा है ना, रेजोनेंस की बात कर रहा हूँ। रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन जो है ना ये कार्बन इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर जा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। तो इस वजह से रेजोनेंस में ये पॉजिटिव भी है, ठीक है। तो ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, देखो ना आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, तो जहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो इलेक्ट्रोफाइल विल गो टू द आर्थो एंड पैरा पोजीशन। इस तरह रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। नंबर 4 है जी रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल्स। तो अल्काइल फ्री रेडिकल्स में देखिए प्राइमरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल और टर्शियरी अल्काइल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्टेबिलिटी टर्शियरी अल्काइल की ज्यादा है क्योंकि इसके हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है। एज देखें ना इसमें 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें इसके अलावा 3 स्ट्रक्चर और हैं, ठीक है। इस तरह बाकियों के भी स्ट्रक्चर काउंट करें तो इस तरह अगर ये होगी तो इसमें स्ट्रक्चर जो है 3 ये 2 ये और 3 ये, ठीक है। इस तरह इसमें 3 और 3 6 स्ट्रक्चर और इसमें 3 3 3 9 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है। 9 और एक सेल्फ 10 इसके हो गए, ठीक है, 7 इसके हो गए, 4 इसके हो गए, इस वजह से इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, ज्यादा स्टेबल है और ये वाला रेडिकल कम स्टेबल होगा। नेक्स्ट है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल कार्बोकेटाइन। इसमें भी सेम है कि हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखें, जिसके ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल है, जिसके कम होंगे वो कम स्टेबल है, क्योंकि रेजोनेंस की डेफिनेशन के मुताबिक जिसके स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे, रेजोनेंस कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर वो ज्यादा स्टेबल है। तो इसमें 3 3 9 हाइड्रोजन है ना पहली कार्बन के पास, तो इसके 10 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। सेम ये देखिए एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है इथाइल का नीचे कि ये जब अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन, तो ये नो बाउंड रेजोनेंस है ना, तो ये बाउंड खत्म हो गया और इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, इसने दिए थे इसके ऊपर हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो देख सकते हैं अगले वन में इस तरह इसके स्ट्रक्चर है, फिर इसका स्ट्रक्चर है, फिर इसका स्ट्रक्चर है, इस तरह टोटल ड्रॉ करें तो ये 3 स्ट्रक्चर और बनेंगे, 1 2 ये 3 स्ट्रक्चर बने हुए। तो इसमें तो 3 जमा 3 3 ज़रब 3 9 हाइड्रोजन है,
तो इसके तो 10 बनेंगे स्ट्रक्चर, और इसके स्ट्रक्चर जो है सिर्फ 4 स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ये ज्यादा स्ट्रक्चर है इसलिए ज्यादा स्टेबल, इसके कम रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ये कम स्टेबल होगा। तो इसको बाकी स्ट्रक्चर्स को ड्रा करके प्रैक्टिस करें, ये नीचे बताया गया। दूसरा है स्टेबिलिटी का भी है, इलेक्ट्रॉन अगर इन्हीं में कार्बोकेटाइन में इंडक्टिव इफेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना CH3 ग्रुप, ये इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में देखें इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ये खत्म हो जाएगा ना। इसमें तीन इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं 3 तरफ से, इसमें 2 तरफ से, ठीक है। इसमें ज्यादातर CH3 का इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रोजन के ऊपर निस्बत ज्यादा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। इसलिए इसकी देखें इंडक्टिवली देखें तो ज्यादा स्टेबल है टर्शरी सेकेंडरी से, और सेकेंडरी से प्राइमरी से। relative stability of alkenes से सकते हैं, alkenes are also stabilized by hyperconjugation की वजह से they are more stabilized। ये स्ट्रक्चर में देखिए ये प्रोपेन है, ये 2 ब्यूटेन है, ये 2 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेन है। तो यू कैन सी कि विच वन विल बी द स्टेबल। ये टेबल में भी हम इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। इथेन है, CH3 ग्रुप के लगाने से इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो बढ़ गई है, सॉरी कम हो गई है। इस तरह ये आप डबल लगाने से ये इफेक्ट आ रहा है। तो प्लीज रिवाइज दिस वन।